हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम राज्यसभा के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम राज्यसभा के अधिकारियों के साथ अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले राज्यसभा के पहले अधिकारी के बारे में चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ओके, सो जो भारत का उपराष्ट्रपति है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति का अर्थ होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अब फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि सभापति का क्या मतलब है। ओके, तो सभापति को हम इंग्लिश में कहते हैं चेयरमैन। ओके, तो सभापति या चेयरमैन का क्या मतलब है? तो फ्रेंड्स, सभापति या चेयरमैन का मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ओके, तो सभापति या चेयरमैन का क्या मतलब होता है? तो सभापति का मतलब होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या फिर हम इसे हिंदी में कहते हैं पीठासीन अधिकारी। ओके, तो हम यह कह सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, या फिर हम इसे दूसरी तरह से यूं भी कह सकते हैं कि राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। सो फ्रेंड्स, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा के सभापति होने का मतलब है कि वह राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी होता है। अब फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी होने से क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको एक एग्जांपल देकर इस बात को समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि कोई ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल का क्या मतलब होता है? ऑर्डिनरी बिल का मतलब होता है साधारण विधेयक। ओके, तो मान के चलिए कि कोई साधारण विधेयक है यानी कि ऑर्डिनरी बिल है। अब आप सब लोग जानते हैं कि ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग यानी कि साधारण विधेयक के लिए जो पावर लोकसभा को प्राप्त है उतनी ही शक्तियां राज्यसभा को भी प्राप्त हैं। ओके, और किसी भी साधारण विधेयक को पास कैसे किया जाता है? तो साधारण विधेयक को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ओके, अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि किसी साधारण विधेयक पर यानी कि ऑर्डिनरी बिल पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है, तो राज्यसभा की इस मीटिंग का या फिर राज्यसभा के इस सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा की इस मीटिंग का, राज्यसभा के इस सत्र का, इस सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा के इस सत्र की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा मान के चलिए फ्रेंड्स कि सारी चर्चा हो गई। चर्चा के बाद क्या होना है? वोटिंग होनी है। चर्चा के बाद इस साधारण विधेयक पर वोटिंग होनी है यानी कि मतदान होना है। तो अब इस मतदान को ऑर्गेनाइज कौन करवाएगा? इस मतदान को कंडक्ट कौन करवाएगा? ओके, यानी कि इस मतदान की व्यवस्था को, इस मतदान के लिए व्यवस्था कौन करेगा? या फिर हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि इस मतदान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस मतदान की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है जो कि सदन के सत्र की अध्यक्षता करे। सदन की जब मीटिंग हो रही है, हाउस की जब मीटिंग हो रही है, तो हाउस की मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? हाउस की मीटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? हाउस की मीटिंग की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। और पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी राज्यसभा का सभापति होता है। ओके, और जो राज्यसभा का पदेन सभापति है वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको इस बात को समझाता हूं कि पदेन सभापति का क्या मतलब है। तो जनरली क्या होता है फ्रेंड्स कि लोग इस वर्ड पदेन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस पदेन वर्ड का भी एक मीनिंग है। इस पदेन वर्ड को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्स ऑफिशियो। ओके, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्स ऑफिशियो। तो पदेन एक्स ऑफिशियो वर्ड का मतलब है कि चूंकि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति है वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति बनेगा। तो पदेन एक्स ऑफिशियो वर्ड का मतलब होता है क्योंकि किसी व्यक्ति ने किसी एक विशेष पद को धारण किया हुआ है, इसलिए वही व्यक्ति दूसरे पद को भी धारण करेगा। जैसे कि यदि हम इस बात को कहें कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इस बात का मतलब है कि चूंकि वो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति है इसीलिए वो राज्यसभा का सभापति है। ओके, इस बात को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति बनता है।
तो ये है इस बात का मतलब। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि कोई ऑर्डिनरी बिल है, यानी कि कोई साधारण विधेयक है। अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि साधारण बिल के लिए जो शक्तियां लोकसभा को प्राप्त हैं, बिल्कुल वही शक्तियां राज्यसभा को भी प्राप्त हैं। या दूसरे शब्दों में, साधारण विधेयक के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पास समान शक्तियां हैं। अब फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी बिल या साधारण विधेयक को पास करने के लिए सदन में किस मेजोरिटी की आवश्यकता होती है? तो सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब फ्रेंड्स, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 245। ओके, अब मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि 245 सदस्यों में से जिस दिन वोटिंग की जानी थी उस दिन 5 सदस्य एब्सेंट थे, यानी कि 5 सदस्य नहीं आए। तो कितने सदस्य आए? 240। अब 240 में से 20 सदस्यों ने डिसाइड किया कि वो वोट नहीं देंगे। तो कितने सदस्यों ने वोट दिया? 220। यानी कि ये 220 वो सदस्य हैं जो उपस्थित भी थे और जिन्होंने वोट भी दिया, यानी कि ये उपस्थित भी थे और इन्होंने मतदान भी किया। इसे हम कहते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, अब साधारण बहुमत का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 50% से अधिक का बहुमत। ओके, तो अब मान के चलिए कि राज्यसभा में किसी साधारण बहुमत के लिए वोटिंग की जा रही है। तो अब यहां पर साधारण बहुमत कितना होगा? सिंपल मेजोरिटी कितनी होगी? तो हमें सिंपली कितना कैलकुलेट करना है? 220 का 50% कैलकुलेट करना है। तो 220 का 50% कितना होगा? 110। और हमें नंबर चाहिए जो कि 110 से अधिक हो। तो 110 से अधिक कितना नंबर है? 111। यानी कि यदि इस विधेयक को 111 लोगों ने समर्थन दे दिया तो यह विधेयक पास हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम 3 कंडीशंस इमेजिन करते हैं कि इन अलग अलग 3 कंडीशंस में क्या होगा। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन में क्या हुआ कि तो अब कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो कि बिल के सपोर्ट में होंगे, यानी कि जो समर्थन देंगे, और कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो बिल को अपोज करेंगे, यानी उसका विरोध करेंगे। तो पहली दशा में क्या हुआ कि 111 लोगों ने बिल को सपोर्ट किया, बिल का समर्थन किया। तो अब कितने बचे? 109 बचे। तो इन 109 लोगों ने डेफिनेटली बिल का विरोध किया होगा। और बिल को पास होने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता है? 111। तो इस अवस्था में क्या होगा कि ये जो बिल है वो पास हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आइए हम दूसरी कंडीशन इमेजिन करते हैं। तो दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि कितने लोगों ने सपोर्ट किया, कितने लोगों ने अपोज किया। तो दूसरी अवस्था में क्या होता है कि 109 लोगों ने बिल का समर्थन किया और 111 लोगों ने बिल का विरोध किया। तो जब ये स्थिति होगी, तो जब 111 लोग बिल का विरोध कर रहे हैं और 109 लोग केवल बिल का समर्थन कर रहे हैं, और डेफिनेटली 109 जो नंबर है वो हमारे सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत के नंबर यानी कि 111 से कम है। ओके, तो इस अवस्था में क्या होगा कि बिल पास नहीं होगा। ओके, तो क्या हुआ कि ज्यादा लोगों ने बिल का विरोध किया, कम लोगों ने बिल का समर्थन किया, और जो समर्थन वाली संख्या है वो 111 से कम है, साधारण बहुमत से कम है। तो इस अवस्था में बिल पास नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, यहां पर क्लियरली डिसाइडेड है कि यहां पे बिल पास होना ही है और दूसरी कंडीशन में बिल पास नहीं होना है। तो राज्यसभा का जो सभापति है, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति, ओके, या फिर हम यूं बोले राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी। तो राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब फ्रेंड्स, तो जो राज्यसभा का, और जनरली पीठासीन अधिकारी कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ओके, तो फ्रेंड्स, इन दोनों कंडीशंस में क्या होगा? इन दोनों कंडीशंस में ये क्लियरली डिसाइड हो चुका है कि पहली कंडीशन में बिल पास हो जाएगा और दूसरी कंडीशंस में बिल पास नहीं होगा। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में जो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो अपना वोट नहीं देगा। इन दोनों ही कंडीशंस में पीठासीन अधिकारी को मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन आइए अब हम तीसरी कंडीशन देखते हैं जो कि और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो कि इन दोनों से जटिल है। देखते हैं कितने लोगों ने बिल का समर्थन किया और कितने लोगों ने बिल का विरोध किया। तो इस बार क्या हुआ फ्रेंड्स कि 110 लोगों ने बिल का समर्थन किया और बचे हुए 110 लोगों ने बिल का विरोध किया। ओके, तो अब तो ये टाई हो गया क्योंकि बराबर नंबर में लोग विरोध कर रहे हैं, बराबर नंबर में लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब इस अवस्था में क्या होगा? तो
इस अवस्था में राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी कि पीठासीन अधिकारी है उसको कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर टाई हो चुका है, यहां पर जो मुकाबला है वो बराबरी का हो चुका है, तो इस बात का निर्णय नहीं किया जा रहा है कि बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस अवस्था में क्या होगा कि राज्यसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी है, वो क्या करेगा? कास्टिंग वोट देगा, यानी कि निर्णायक मत देगा। तो यदि वो सपोर्ट में वोट दे देता है तो अब सपोर्ट में 111 हो जाएंगे, ओके, तो क्या होगा? बिल पास हो जाएगा। लेकिन यदि वो विरोध में वोट दे देता है तो विरोध में कितने? 111 वोट हो जाएंगे और सपोर्ट में केवल 110 रह जाएंगे, तो इस अवस्था में बिल पास नहीं होगा। ओके, तो साधारण स्थिति में क्या होता है, या फिर हम यही इस तरह से भी कह सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टांस में, यानी कि जो पहली बार वोटिंग होती है, तो पहली बार में, ओके, पहली बार वोटिंग यानी कि जैसे भी किसी विधेयक पर वोटिंग होनी है, तो जब पहली बार उस विधेयक पर वोटिंग होगी, ओके, जैसे कि पहली बार में 111 लोगों ने इसे समर्थन दिया, 109 लोगों ने इसका विरोध किया। ओके, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ था? 109 लोगों ने समर्थन किया था, 111 लोगों ने विरोध किया था। तो पहली बार जब वोटिंग होती है तो पहली बार में राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो मत नहीं देता है, वो वोट नहीं देता है। लेकिन यदि जो वोटिंग है वो टाई हो जाए, यानी कि जो मुकाबला है वो बराबरी का हो जाए, बराबर नंबर के वोट सपोर्ट और अपोज यानी कि समर्थन और विरोध में मिले हो, तो इस अवस्था में राज्यसभा का जो पीठासीन अधिकारी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसे कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और फिर वो जिस ओर मत देगा वो साइड मानी जाएगी, यानी कि वो समर्थन में मत देगा तो बिल पास होगा, विरोध में देगा तो बिल पास नहीं होगा। अब फ्रेंड्स, इसके बाद राज्यसभा का दूसरा अधिकारी होता है डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का उपसभापति। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लेकिन अब हमारे सामने प्रश्न है कि भारत का उपराष्ट्रपति कौन बनता है, अब हमारे सामने प्रश्न है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन बनता है, राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन कौन बनता है, या फिर राज्यसभा का उपसभापति कैसे चुना जाता है, या फिर राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन कैसे चुना जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। तो मान के चलिए कि ये सभी जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ लाइंस, ये सभी कौन है? ये सभी राज्यसभा के सदस्य हैं। ओके, तो ये सभी जो लाइंस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सभी कौन है? ये सभी राज्यसभा के सदस्य हैं। अब फ्रेंड्स, राज्यसभा के ये जो सदस्य हैं, ये सभी के सभी सदस्य मिलकर अपने में से ही किसी एक को उपसभापति चुन लेंगे। ओके, तो राज्यसभा के उपसभापति को कैसे चुना जाता है, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन को कैसे चुना जाता है? तो सारे के सारे राज्यसभा सदस्य मिलकर किसी एक राज्यसभा के सदस्य को उपसभापति चुन लेते हैं, उपसभापति बना देते हैं। तो इस प्रकार से राज्यसभा के उपसभापति बनाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने दूसरा प्रश्न यह है कि राज्यसभा के उपसभापति यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन का कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि ये जो व्यक्ति मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन है? तो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि ये जो है ये राज्यसभा का सभापति है, सभापति यानी कि राज्यसभा का चेयरमैन है। ओके, तो ये कौन है? ये राज्यसभा का सभापति है। अब फ्रेंड्स, किसी कारणवश यदि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मौजूद नहीं हो, ओके, तो यदि किसी कारणवश राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करने के लिए मौजूद नहीं हो, तो उस अवस्था में राज्यसभा का उपसभापति यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करता है। अब आइए इस बात को मैं आपको और विस्तार से समझाता हूं। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल उठता है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि राज्यसभा का सभापति जो है वो राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करने के लिए यानी कि राज्यसभा के सेशन को प्रिसाइड करने के लिए मौजूद ना हो। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो सभापति है वो एब्सेंट यानी कि वो अनुपस्थित हो। और दूसरा कारण हो सकता है कि जो सभापति है
उसका ऑफिस जो है वो वैकेंट हो, यानी कि उसका जो कार्यालय है वो रिक्त हो। अब एब्सेंट और वैकेंट यानी कि अनुपस्थित और रिक्त में क्या अंतर होता है? तो एब्सेंट और वैकेंट यानी कि अनुपस्थित और रिक्त में यह अंतर होता है कि अनुपस्थिति जो है वो कुछ समय के लिए होती है, एब्सेंसी कुछ समय के लिए होती है, टेम्परेरी होती है। लेकिन वैकेंसी, वैकेंट का क्या मतलब होता है कि वो व्यक्ति परमानेंटली उस पद का त्याग कर चुका है। जैसे कि फ्रेंड्स एब्सेंसी कब कब हो सकती है, एब्सेंट कब हो सकता है? तो मान के चलिए यदि राज्यसभा का सभापति हॉलीडे पर गया हो, यानी कि छुट्टी पर गया हो, ओके, तो जब तक वो छुट्टी पर है तब तक वो अपने पद से एब्सेंट है। जब वो वापस ज्वाइन करेगा तो वो अपने पद पर पुनः आ जाएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि राज्यसभा का सभापति बीमार हो, यानी कि सिक हो। तो जब राज्यसभा का सभापति बीमार होगा तो वो अपने पद से एब्सेंट होगा, अनुपस्थित होगा। लेकिन जब वो उसकी तबीयत पुनः सही हो जाएगी तो वो पुनः अपने पद पर आ जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो यदि भारत का राष्ट्रपति जो है वो यदि अनुपस्थित है या फिर उसके पद पर कोई रिक्ति है, ओके, भारत का राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित है या उसके पद पर कोई रिक्ति है, तो उस अवस्था में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, वो उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो तीसरा कारण एब्सेंट का ए भी हो सकता है। तो अब वैकेंसी का क्या क्या कारण हो सकता है, यानी कि पद में रिक्तता के क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण यह हो सकता है कि इस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया गया हो, यानी कि संसद ने उपराष्ट्रपति को उसके पद से रिमूव कर दिया हो, ओके। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यह हो सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो, ओके, यानी कि जो पर्सन है वो मर गया हो। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति है उसने रिजाइन कर दिया हो, यानी कि उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो। तो इन अवस्थाओं में क्या होगा कि पद पर रिक्ति हो जाएगी। और यदि राज्यसभा के सभापति के पद पर रिक्ति है या राज्यसभा का सभापति अपने पद अनुपस्थित है, तो उस समय जो राज्यसभा का उपसभापति है, यानी कि राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरमैन है, वो उस समय राज्यसभा के सत्र का अध्यक्षता करेगा, यानी कि द टाइम when the chairman Rajya Sabha will be absent or his office will be vacant, at that point of time डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा विल प्रिसाइड ओवर द सेशंस ऑफ राज्यसभा, ओके। तो क्या मतलब हुआ? तो राज्यसभा के उपसभापति का राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन का कार्य क्या है कि यदि किसी कारण से राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित हो या फिर उसका पद रिक्त हो, ओके, तो यदि किसी भी कारण से राज्यसभा का सभापति उपलब्ध नहीं हो, अब वो कारण पद में रिक्ति या फिर अनुपस्थिति दोनों ही हो सकता है। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में राज्यसभा का उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करेगा, राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता करेगा। तो ये कार्य होता है डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के उपसभापति का। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि जिस व्यक्ति ने राज्यसभा के उपसभापति का पद धारण किया हुआ है, अब वो और अधिक राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य करना नहीं चाहता, या हम सीधी भाषा में कहें तो वो इस्तीफा देना चाहता है या फिर वो अपने पद से रिजाइन करना चाहता है, ओके। तो फ्रेंड्स, यदि राज्यसभा का उपसभापति रिजाइन करना चाहता है, अपना इस्तीफा देना चाहता है, तो वो अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? तो वो अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को सौंपेगा। अब मान के चलिए कि यदि राज्यसभा का जो सभापति है वो रिजाइन करना चाहता है, वो इस्तीफा देना चाहता है, और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। तो यदि भारत का उपराष्ट्रपति यदि भारत का उपराष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का सभापति इस्तीफा देना चाहता है, रिजाइन करना चाहता है, तो ये अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ये अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति महोदय को सौंपेगा। तो इस प्रकार से राज्यसभा का उपसभापति और सभापति अपने पद से रिजाइन कर सकते हैं, यानी कि इस्तीफा दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि यदि राज्यसभा का सभापति अपने पद से अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट है, ओके, तो यहां पर हम पद पर रिक्ति यानी वैकेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम अनुपस्थिति यानी कि एब्सेंसी की बात कर रहे हैं। तो यदि राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है तो उस दशा में राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति। लेकिन फ्रेंड्स, मान के चलिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि राज्यसभा का सभापति भी एब्सेंट है, यानी कि अनुपस्थित है, और राज्यसभा का उपसभापति भी एब्सेंट है, यानी कि दोनों के दोनों अधिकारी
एब्सेंट हैं, अनुपस्थित हैं। तो अब इस स्थिति में राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कौन करेगा, राज्यसभा के सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मान के चलिए ये सभी कौन है, ये सभी राज्यसभा के सदस्य हैं। ओके, तो ये सभी जो मैं स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूं, तो मान के चलें कि ये सभी कौन है, ये सभी राज्यसभा के सदस्य हैं। ओके, तो यदि फ्रेंड्स राज्यसभा का सभापति और राज्यसभा का उपसभापति दोनों ही अनुपस्थित हैं, दोनों ही एब्सेंट हैं, तो उस कंडीशन में राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर, राज्यसभा के सारे सदस्य मिलकर किसी एक सदस्य को पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में चुन लेंगे। ओके, तो क्या होगा कि यदि दोनों ही ऑफिसर अपने पद से अनुपस्थित है तो राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर किसी एक सदस्य को अपना पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुन लेंगे। अब फ्रेंड्स, हम एक दूसरी कंडीशन इमेजिन करते हैं। मान के चलिए कि इस बार ये दोनों जो अधिकारी हैं वो एक साथ एब्सेंट नहीं है, एक साथ इनके पद पर वैकेंसी है। ओके, यानी कि एक साथ इनके पद पर रिक्ति है। ओके, तो राज्यसभा, मान के चलिए राज्यसभा के सभापति ने भी अपना पद त्याग कर दिया, इस्तीफा दे दिया, राज्यसभा के उपसभापति ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि इस अवस्था में क्या होगा, दोनों ही पदों पर रिक्ति हो गई, दोनों ही पदों पर वैकेंसी हो गई। तो अब क्या सिस्टम होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने प्रश्न क्या है, हमारे सामने प्रश्न है कि इस अवस्था में राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य कौन करेगा। तो इस बात का जवाब है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी एक सदस्य को, जैसे कि मान लेते हैं ये सभी लोग कौन है, ये सभी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो अब इस अवस्था में भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा कि वो राज्यसभा के किसी एक सदस्य को पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त कर देगा। ओके, तो इस अवस्था में भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के ही किसी एक सदस्य को पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त कर देगा। अब मान के चलिए फ्रेंड्स कि राज्यसभा के किसी सेशन में यानी कि राज्यसभा के किसी सत्र में क्या हो रहा है, राज्यसभा के किसी सत्र में यानी कि राज्यसभा के किसी सेशन में क्या हो रहा है कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के बारे में चर्चा हो रही है। ओके, यानी कि राज्यसभा का वो वाला सत्र, राज्यसभा का वो वाला सेशन यानी कि वो वाला सत्र क्यों हो रहा है, सभापति को हटाने के लिए हो रहा है। अब डेफिनेटली हम जानते हैं राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि हम इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि राज्यसभा का जो सत्र है, राज्यसभा का जो सेशन है, वो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि राज्यसभा का कोई सत्र उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए हो रहा है, ओके, तो उस सत्र की अध्यक्षता, ओके, उस सत्र की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं कर सकता। ओके, तो उस सत्र में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उस सत्र का जो पीठासीन अधिकारी है, वो राज्यसभा का सभापति नहीं बन सकता। ओके, तो यदि राज्यसभा के किसी सत्र में, यदि राज्यसभा का कोई सत्र राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए हो रहा है, तो राज्यसभा का सभापति उस सत्र की अध्यक्षता नहीं कर सकता, यानी कि वो उस सत्र के पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। अब फ्रेंड्स, यदि हम बात करें उपसभापति की, ओके, यानी कि यदि राज्यसभा का कोई सत्र राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए हो रहा है, तो उस कंडीशन में राज्यसभा का उपसभापति भी उस सत्र के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ओके, यानी कि उपसभापति उस सत्र की अध्यक्षता नहीं कर सकता जो सत्र उसे हटाने के लिए आयोजित किया गया हो। अब फ्रेंड्स, इसके बाद मान के चलिए कि सभापति को हटाने के लिए जो भी चर्चा थी वो सदन में हो गई। अब चर्चा के बाद क्या होगा, वोटिंग होगी यानी कि मतदान होगा। तो अब आपको एक बात याद रखनी है कि राज्यसभा का जो सभापति है, ओके, राज्यसभा का जो सभापति है, उसको हटाने के लिए जो वोटिंग हो रही है, उसको हटाने के लिए जो मतदान हो रहा है, वो उसमें वोट नहीं दे सकता, वो उसमें वोट नहीं दे सकता। ओके, अब मान के चलिए इसी चीज को यदि हम उपसभापति के लिए कहें कि यदि कोई संसद राज्यसभा का कोई सत्र किस लिए बुलाया गया है, उपसभापति को हटाने के लिए बुलाया गया है। अब सारी चर्चा वगैरह हो गई, चर्चा के बाद क्या होगा, वोटिंग होगी यानी कि मतदान होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि राज्यसभा में जो मतदान है, राज्यसभा में जो वोटिंग है, वो उपसभापति को हटाने के लिए हो रही है, तो
उप सभापति जो है वो पहली बार में यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकता है। ओके, तो आपको इस बात को याद रखना है कि यदि राज्यसभा में जो वोटिंग हो रही है, राज्यसभा में जो मतदान हो रहा है वो उप सभापति को हटाने के लिए हो रहा है, तो भी उप सभापति पहली बार में यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट दे सकता है। खुद के हटाने की प्रक्रिया में, खुद के हटाने की वोटिंग में भी उप सभापति वोट दे सकता है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स मान के चलिए, ओके, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, तो मान के चलिए कि टाई हो गया। ओके, टाई हो गया यानी कि 50-50 पर वोटिंग 50-50 पर रही, यानी कि जितने लोगों ने कहा कि उपराष्ट्रपति को उप सभापति को हटाया जाए, बिल्कुल उतने ही लोगों ने कहा कि उप सभापति को नहीं हटाया जाए। ओके, तो मान के चलिए आधे लोगों ने कहा कि उप सभापति को हटाया जाए और आधे लोगों ने कहा कि उप सभापति को नहीं हटाया जाए, यानी कि हम क्या करेंगे कि ये चीज ड्रॉ हो गई। ओके, ये चीज क्या हो गई, ड्रॉ हो गई, यानी कि ये क्या है, एक टाई वाली स्थिति है। तो अब टाई वाली स्थिति में जो उप सभापति है अब वो वोट नहीं दे सकता। ओके, तो पहले इंस्टेंस में यानी कि पहली बार में उप सभापति खुद को हटाने की प्रक्रिया में, खुद को हटाने के लिए जो वोटिंग हो रही है उसमें वोट देगा। ओके, लेकिन यदि ऐसा होता है कि जितने वोट उप सभापति को हटाने के लिए मिले उतने ही वोट उप सभापति को ना हटाने के लिए मिले। ओके, यानी कि जितने लोगों ने उप सभापति को हटाने के समर्थन में वोट दिया उतने ही लोगों ने उप सभापति को ना हटाने के समर्थन में वोट दिया, यानी कि क्या हुआ, टाई हो गया, ड्रॉ हो गया। ओके, तो इस अवस्था में क्या होगा कि अब उप सभापति जो कास्टिंग वोट है यानी कि निर्णायक मत है वो नहीं दे सकता। उप सभापति अब निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट नहीं दे सकता। अब फ्रेंड्स इसके बाद आपको यह समझना है कि राज्यसभा का जो गठन है, ओके, वो भारत के संविधान ने सदनों की समानता के सिद्धांत के आधार पर किया है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ हाउसेस। इस बात का क्या मतलब है, तो जैसे कि आपने कई जगह पर सुना होगा कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा लोकसभा से कम शक्तिशाली होता है, और कई लोगों से आपने इस बात को भी सुना होगा कि राज्यसभा का महत्व जो है वो लोकसभा से कम होता है। लेकिन यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का गठन सदनों की समानता के सिद्धांत पर किया गया है। इस बात का यह मतलब है कि जो महत्व लोकसभा का है बिल्कुल वही महत्व राज्यसभा का है। ना ही लोकसभा राज्यसभा से छोटी है और ना ही राज्यसभा लोकसभा से छोटी है। जितना महत्व लोकसभा का है उतना ही महत्व राज्यसभा का है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर हैं, संसद के दोनों जो सदन हैं दोनों बराबर हैं और दोनों का अपनी जगह पर अलग अलग महत्व है। ओके, तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि राज्यसभा का जो गठन है वो सदनों की समानता के सिद्धांत पर हुआ है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा का महत्व समान है, राज्यसभा लोकसभा का महत्व जो है बराबर है, कोई भी किसी से छोटा नहीं है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आपको अगली चीजें समझनी है कि राज्यसभा इज नेवर अबॉलिश्ड, यानी कि राज्यसभा का उत्सादन कभी नहीं होता। अब अबॉलिशन या उत्सादन का क्या मतलब है, तो फ्रेंड्स मान के चलिए कि ये एक ग्लास है। ओके, तो ये जो मैं स्क्रीन पर ड्रॉ कर रहा हूं, मान के चलिए कि ये एक ग्लास है और ये जो ग्लास है ये क्या है, ये संसद का कोई एक सदन है, यानी कि एक हाउस है पार्लियामेंट का। अब फ्रेंड्स इस ग्लास के अंदर जो पानी है, ओके, इस ग्लास के अंदर जो पानी है ये क्या है, ये उस सदन के सदस्य हैं, यानी कि ये क्या है, ये उस सदन के मेंबर्स हैं। अब फ्रेंड्स दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है अबॉलिश और एक वर्ड होता है डिसॉल्व। ओके, तो एक वर्ड क्या होता है, एक वर्ड होता है डिसॉल्व और एक वर्ड होता है अबॉलिश। अब डिसॉल्व को हम हिंदी में कहते हैं भंग करना। ओके, डिसॉल्व का क्या मतलब होता है, भंग करना, और अबॉलिश का मतलब होता है उत्सादन करना। अब डिसॉल्व और अबॉलिश में क्या अंतर है, भंग और उत्सादन में क्या अंतर है, तो फ्रेंड्स मान के चलिए कि यदि इस ग्लास को हम इस तरह से उल्टा कर दें, ओके, तो यदि हम इस ग्लास को उल्टा करेंगे तो क्या होगा कि सारा का सारा पानी बाहर बह जाएगा। ओके, और जो ग्लास है वो खाली हो जाएगा। तो हम इस समय कहेंगे कि ग्लास को भंग कर दिया गया है, यानी कि डिसॉल्व कर दिया गया है। तो सदन के डिसॉल्व होने का मतलब होता है कि जब सदन के सभी सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया जाए। ओके, सदन के सभी सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया जाए और सदन जो है वो खाली हो जाए। ओके, तो भंग करना या डिसॉल्व करने का मतलब होता है कि जब सदन के सभी सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया जाए, ओके, यानी कि सदन के सभी सदस्य इस्तीफा दे दें।
ओके, तो डिसॉल्व या भंग करने का क्या मतलब होता है कि सदन के सभी सदस्यों को सदन से बाहर कर दिया जाए और सदन खाली हो जाए, तो इस अवस्था को कहते हैं डिसॉल्व होना या भंग होना। अब फ्रेंड्स, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, और लोकसभा हर 5 साल बाद भंग कर दी जाती है। ओके, तो अब लोकसभा भंग कैसे होती है, इस बात को मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब हम लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी आप बस इतना समझे कि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा में क्या होता है कि हर दूसरे साल, ओके, क्या होता है कि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और इन 1/3 सदस्यों के रिटायर होने के बाद इन सीटों पर पुनः चुनाव होते हैं, और निर्वाचन के बाद फिर से इन 1/3 सीटों को भर दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से राज्यसभा जो है वो कभी भंग नहीं होती। अब फ्रेंड्स, उत्सादन या अबॉलिशन का क्या मतलब है, तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि ये जो है ये मान के चलिए फ्रेंड्स, एक सेकेंड मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो मान के चलिए कि ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये एक 10 मंजिला इमारत है। ओके, तो ये क्या है, ये 10 स्टोरीड बिल्डिंग है। तो ये क्या है, ये एक 10 स्टोरीड बिल्डिंग है, यानी कि 10 मंजिला इमारत है। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि एक व्यक्ति है जो कि इस 10 मंजिला इमारत के ऊपर खड़ा है। ओके, और इस व्यक्ति के हाथ में क्या है, इस व्यक्ति के हाथ में यही ग्लास है। ओके, अब मान के चलिए इस व्यक्ति ने क्या किया कि इस ग्लास को अपने हाथ से छोड़ दिया, तो जब ये ग्लास ग्राउंड पर गिरेगा, जमीन पर गिरेगा, तो क्या होगा, तो ये ग्लास जो है वो पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ओके, या फिर हम ये कहेंगे कि ग्लास अबॉलिश हो गया है, ग्लास का उत्सादन हो गया है। ओके, तो क्या होगा, ग्लास टूट जाएगा, ग्लास का अस्तित्व मिट जाएगा। तो अबॉलिशन या उत्सादन का मतलब होता है कि जब सदन का अस्तित्व मिट जाए, जब सदन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो यह मतलब होता है उत्सादन या अबॉलिशन का। ओके, सो आपको यह याद रखना है कि राज्यसभा को ना ही तो कभी भंग किया जाता है, ना ही कभी उसका उत्सादन किया जाता है, यानी कि राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड नॉर राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड एंड राज्यसभा इज नेवर abolished. ओके, सो राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व्ड एंड राज्यसभा इज नेवर abolished. राज्यसभा को ना ही तो कभी भंग किया जाता है, ना ही कभी उसका उत्सादन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। Till then, take care of yourself. Thank you.